आजकल पाकिस्तान के तकरीबन हर शहरी की जुबान पर एक ही लफ्ज़ है, जंग। ये जंग बेशक बहुत मुख्तसर थी, लेकिन इसके असरात हमें अब भी नज़र आ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इंडियंस को हमेशा से ही साइकोलॉजिकली प्रोवोक किया जाता है, और वो भी इस हद तक कि वो इनोसेंट सिटीजन्स और बच्चों की शहादत का जश्न मनाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि जंग सिर्फ फौजी लड़ते हैं। अपने अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए मुख्तलिफ जंगी हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं है। बहुत सी जंगें दिमागों से भी लड़ी जाती हैं और इस जंग में पूरे मुल्क को इन्वॉल्व किया जाता है। इस प्रोसेस में मोदी जैसे लीडर्स ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए अवाम को साइकोलॉजिकली कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जा सके। इस फिनोमेना को कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मकसद सिर्फ दुश्मन के खिलाफ मजबूत होना नहीं, बल्कि अपनी अवाम को कंट्रोल करना होता है। और जब लोग आंखें बंद करके ऐसे लीडर पर भरोसा करने लगते हैं, तो उनकी अपनी सोच, डिसीजन मेकिंग और इंडिविजुअलिटी ख़त्म होने लगती है। उनको लगता है कि हमारा लीडर जो कुछ भी कहे उसको क्रिटिकली एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ही नेशनल इंटरेस्ट में बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। और ये बिहेवियर इंडियन लोगों में काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि जो कुछ इनके जहनों में डाला गया है वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए किया गया है। मोदी साहब की ये हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा पाकिस्तान से नफरत का नारा लगाकर अपनी आवाम से वोट हासिल करते हैं। अक्सर इलेक्शन से पहले ही वो ये हरबा इस्तेमाल करते हैं। ये साइकोलॉजिकल कंट्रोल उन्होंने कुछ दिनों में हासिल नहीं किया, बल्कि कई सालों से इस पर काम किया गया है। इस मकसद के लिए इंडियन लोगों को बहुत सी स्टेजेस से गुजरना पड़ा है, जिसके बाद आज मोदी साहब जैसे लीडर इनके जहनों को अपने मुताबिक कंडीशन कर चुके हैं। और आज हालात ये हैं कि मोदी जो कह दे वो ही सच बन जाता है। ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का प्रोसेस एक सिंपल वेपन नहीं होता, ये एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी होती है जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और ये स्टेजेस आहिस्ता आहिस्ता अवाम का ब्रेन वॉश कर देती हैं और उनके सोचने समझने का कंट्रोल सेल्फिश लीडर के हाथ में दे देती हैं। इस स्ट्रैटेजी की फर्स्ट स्टेज है फियर प्लानिंग, यानी अवाम में दुश्मन के खौफ का बीज बोना। इस स्टेज में इस तरह के लीडर अपनी पब्लिक के सामने दुश्मन की ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे सबको इस बात पर यकीन आ जाए कि ओपोनेंट उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? लीडर अपनी स्पीचेस से ये बात बताता है कि दुश्मन उनकी ताक में है और कभी भी अटैक कर सकता है। इंडिया में इसी प्रोपेगेंडा की वजह से मुस्लिम्स को एज ए थ्रेट देखा जाता है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक किया जाता है। तमाम मुस्लिम ममालिक के बारे में ये नैरेटिव दिया जाता है कि वो ख़तरनाक हैं, और इसी वजह से शायद हमें इंडिया में लोगों का झुकाव इसराइल की तरफ दिखाई देता है। आप सबने नोटिस किया होगा कि मोदी और मोदी सरकार किस कदर इंडिया में इस्लाम मुखालिफ नैरेटिव को प्रमोट करते हैं, और इसी वजह से बार बार इस बात को रीइंफोर्स किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, इसलिए वो हमारे लिए खतरा है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। स्टेज 2 एनिमी आइडेंटिफिकेशन। जब एक बार दुश्मन का डर दिल में बैठ जाए तो अवाम को एक स्पेसिफिक दुश्मन दिखाया जाता है ताकि वो उसी को टारगेट करें और उसी को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाएं। ये कोशिश की जाती है कि एक फेस ऑफ एनिमी क्रिएट किया जाए ताकि उनकी अवाम उस फेस ऑफ एनिमी को टारगेट बना सके। ठीक इसी तरह इंडिया ने पाकिस्तान का ये फेस ऑफ एनिमी बनाया हुआ है। इंडिया में होने वाले हर दूसरे टेररिस्ट अटैक का इल्ज़ाम बिना किसी सबूत के सीधा पाकिस्तान पर लगाया जाता है। इन्वेस्टिगेशंस की कोशिश भी नहीं की जाती, जिसकी वजह से अवाम में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ डेवलप हो चुका है कि दुश्मन पाकिस्तान ही है। All India wanted to do was to make it very clear that people from Pakistan can't just come across the border, kill innocent civilians who are just enjoying a tourist holiday and walk back across without having to pay a price for it. So all India did was react in self-defense to a... स्टेज 3 इमोशनल ट्रिगरिंग। ये टैक्टिक सबसे ज़्यादा यूजफुल साबित होता है क्योंकि इस स्टेज पर लोगों के इमोशंस जैसे गुस्सा, नफरत और पैट्रियटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है और अपने ज़ाती मकसद के लिए लोगों के जज्बात के साथ खेला जाता है। अगर किसी भी मुल्क में जंग छिड़ जाए तो नेचुरली लोग अपने मुल्क को लेकर बेहद जज्बाती हो जाते हैं और लॉजिक क्या कहती है वो भूल जाते हैं। यहाँ पर मोदी जैसे सेल्फिश लीडर अपना काम दिखाते हैं और ऐसे लोगों को काम पर लगाते हैं जो इस नफरत और गुस्से को मज़ीद भड़काएं और ये नफरत इस हद तक बढ़ जाए कि अवाम में ह्यूमैनिटी, एम्पैथी और कंपैशन एंड हो जाए। लोगों को ये बताया जाता है कि उनका नेशनलिज्म सबसे ज्यादा सुपीरियर है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। स्टेज 5 सेंसरशिप एंड ओपोजिशन कंट्रोल। इस स्टेज पर उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो इन साइकोलॉजिकल वॉर टैक्टिक्स को समझ लेते हैं और उनके बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनली प्रोवोक करने का एक तरीका है, आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे समझदार लोगों पर गद्दार होने का लेबल लगा दिया जाता है और पब्लिक को भी उन लोगों के अगेंस्ट किया जाता है, जैसे कि फेमस इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी। वो मोदी और मोदी सरकार के सख्त खिलाफ हैं और आए दिन उनको एक्सपोज करते रहते हैं। सेलिंग पॉइंट नंबर 1 था मैं गरीब परिवार से हूँ। सेलिंग पॉइंट नंबर 2 था कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया देश के लिए। और सेलिंग पॉइंट नंबर 3 अब आता है फकीरी। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? मोदी के सपोर्टर्स अक्सर ध्रुव राठी के लिए हेट कमेंट्स पास करते नजर आते हैं और शायद इसी वजह से मोदी साहब के सपोर्टर्स उन पर इतने ज्यादा हावी हो गए कि उनको इस वीडियो के साथ मंजर आम पर आना पड़ा। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। स्टेज 6 हीरो मेकिंग। इस स्टेज पर मोदी जैसे लीडर्स अपनी अवाम के ज़हनों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुके होते हैं और इसको मज़ीद पुख्ता करने के लिए हीरो मेकिंग का ये टैक्टिक यूज़ किया जाता है। इस स्टेज पर यह तासुर देने की कोशिश की जाती है कि ये लीडर एक लीडर नहीं बल्कि मसीहा है, फरिश्ता है, या इंडियंस की ज़बान में कहें तो भगवान है। पब्लिक को इस बात पर आमादा किया जाता है कि हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ इसी मसीहा के पास है। ऐसा लीडर एक नेशनल सेवियर है, वन मैन आर्मी है या उनके लिए खुदा है जिसकी वो पूजा करते हैं। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी,
क्या है नरेंद्र मोदी? सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करें, चुपचाप। स्टेज 7 मीडिया कंट्रोल एंड प्रोपेगेंडा। ये वो स्टेज है जिसकी बहुत सी एग्जाम्पल्स हम पिछले कुछ दिनों में देख चुके हैं। लीडर की कोशिश होती है कि उसके लोगों को फिल्टर्ड कंटेंट टीवी न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर दिखाया जाए। जो कुछ भी उसकी आवाम देखे वो उस लीडर की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। ऐसे तमाम लोगों को उनकी पब्लिक आई से दूर कर दिया जाता है जो उनकी रियलिटी आवाम के सामने लेकर आ रहे हों। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इंडिया में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, एक्टर्स, जर्नलिस्ट और न्यूज़ चैनल्स की विजिबिलिटी का बैन होना, सिर्फ इसलिए ताकि मोदी की कंट्रोल्ड आवाम को सिक्के का दूसरा रुख नजर ही ना आए। इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर अपने सेल्फ प्रोक्लेम दुश्मन के खिलाफ झूठ का सहारा लेकर इतना प्रोपेगेंडा करना जिसकी बेसिस पर उनकी सच की तलाश करने की चाहत ही खत्म हो जाए। खबर ये सामने आ रही है कि पेशावर में भी बड़ा धमाका भारत की तरफ से किया गया है। All the news as India continues to battle Pakistan state-sponsored radical Islamist terror. मैं आज इन पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ हुआ है? Let's cut across to more breaking news that's coming in. Angry protests have broken out in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का 2 पायलट भारत के कब्जे में आ गया है। इस वक्त 2 जगह से ब्लास्ट की खबर आ रही है। इस्लामाबाद में 2 बड़े-बड़े धमाके हुए हैं। स्टेज 8 यूजिंग विक्टिम कार्ड एंड डिह्यूमनाइजिंग एनिमी। इस स्टेज पर यह शो करवाया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा मजलूम हैं और हमारे साथ शदीद जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है। अपने आप को विक्टिम दिखाकर अपने दुश्मन को डिह्यूमनाइज किया जाता है, यानी दुश्मन के लिए लोगों के दिल में इतनी नफरत डालना कि वो दुश्मन को इंसान ही ना कंसीडर करें और उन पर होने वाले हर हमले, चाहे वो बच्चों पर हो या बुजुर्गों पर, उसको नेशनल प्राइड बना दिया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। मोदी सरकार ने अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन उन्हें वर्शिपर्स बनाने का काम जरूर कामयाबी से किया है। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। इसी ब्लाइंड फॉलोइंग की वजह से नरेंद्र मोदी लगातार सालों से इंडिया पर हुकूमत कर रहा है, मगर हैरानी की बात यह है कि इतने अरसे बाद भी अब तक ये समझ नहीं पाए कि मोदी का असल चेहरा कितना खतरनाक और सेल्फिश है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए दोनों तरफ इंसानी जिंदगियों का नुकसान कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी सिर्फ एक वाहिद ऐसा लीडर नहीं जिसने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया हो और अपनी आवाम के जहन का कंट्रोल हासिल किया हो। ये स्ट्रैटेजी हिस्ट्री के कई डिक्टेटर्स और लीडर्स ने अपनाई है। एडोल्फ हिटलर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उसने प्रोपेगेंडा के जरिए अपने मुल्क के लोगों के दिमाग में जहर भरा। जोसेफ, जो कि हिटलर का मीडिया मास्टरमाइंड था, उसने पोस्टर्स, फिल्म्स और स्लोगन्स के जरिए एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट किया जहां फियर और नेशनलिज्म लोगों के इमोशंस को हाईजैक करते रहे। झूठ को इतनी दफ़ा रिपीट किया गया कि वो लोगों के लिए हकीकत बन गया। फिर आते हैं विंस्टन चर्चिल, एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और वॉर टाइम लीडर जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इमोशनल स्पीचेस को वेपन बनाया। उनकी मशहूर लाइन वी शैल नेवर सरेंडर ने ब्रिटिश लोगों का हौसला बुलंद रखा और हिटलर के साइकोलॉजिकल अटैक्स का जबरदस्त जवाब दिया। अब चलते हैं अगले नाम की तरफ, जो कि है जोसेफ स्टालिन। ये 1920 से लेकर 1953 तक सोवियत यूनियन के डिक्टेटर रहे। स्टालिन का साइकोलॉजिकल कंट्रोल इतना एक्सट्रीम था कि लोग उनका नाम सुनते ही कांप जाते थे। उन्होंने हिस्ट्री को दोबारा लिखवाया, हर डिसेंटिंग वॉइस को सेंसरशिप के जरिए दबा दिया और जो लोग उनके खिलाफ बोलते थे उन्हें लेबर कैंप्स भेज दिया जहां जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर थी। स्टालिन ने फियर और प्रोपेगेंडा का
ऐसा सिस्टम बनाया कि लोग सिर्फ उनकी तस्वीर देखकर सल्यूट करते थे, मोहब्बत या अकीदत में नहीं बल्कि डर के मारे। इसी लिस्ट में एक और फेमस नाम है जॉर्ज बुश। 2001 से 2009 तक ये अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे और 9/11 के बाद उन्होंने भी एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड क्रिएट किया। उन्होंने वॉर ऑन टेरर का ऐसा पावरफुल नैरेटिव बनाया कि पूरी दुनिया ने उनका साथ दिया। बुश ने खास तौर पर मुस्लिम्स को टारगेट किया और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसे झूठ का सहारा लेकर ग्लोबल फियर फैलाया। मीडिया ने भी इस झूठ को रीइंफोर्स किया और फिर इराक पर अटैक को जस्टिस कहकर प्रेजेंट किया गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज मोदी पाकिस्तान के खिलाफ करता है। इस तर्ज के लीडर्स में एक और नाम है किम जोंग इल। इनका नाम तो आप सब ने ही सुना होगा। ये नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर्स में से एक हैं। उनका रूल किसी मुल्क का नहीं बल्कि लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने का है। नॉर्थ कोरिया में मीडिया सिर्फ एक ही कहानी दिखाता है, किम फैमिली को एक डिवाइन सेवियर के तौर पर। स्कूल्स, पोस्टर्स, टीवी शोज, हर जगह पर बस उनकी तारीफ और उनकी ग्रेटनेस की बात की जाती है। ये प्रोपेगेंडा का ऐसा जादू है कि अवाम खुद से सोचना भूल गई। हर सिटीजन सर्विलेंस और फियर के नीचे जी रहा है। लोग इस कदर साइकोलॉजिकली प्रेशर में हैं कि किसी ने अगर कुछ अलग सोच भी लिया तो बस जिंदगी खत्म। किम जोंग इल की हुकूमत अल्टीमेट साइकोलॉजिकल डिक्टेटरशिप की मिसाल बन चुकी है। और हाँ, इस लिस्ट में हम एक और प्रोमिनेंट नाम कैसे भूल सकते हैं, वो शख्स जो पिछले कुछ सालों में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की जिंदा एग्जाम्पल बन गया है। जी हाँ, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट को दुनिया के सामने ऐसे पेश किया कि इसराइल का एग्रेशन डिफेंस लगे। वेस्टर्न मीडिया को अपने नैरेटिव से भर दिया गया। हर प्लेटफॉर्म पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव मैनर में रखा गया, जहां सबको वो बेचारे लगे। और इन सब में सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये सब करके उसने अपनी आवाम को कन्विंस कर लिया कि जो कुछ भी हो रहा है वो ज़रूरी है, चाहे उसमें मासूम बच्चों, औरतों समेत मासूम सिविलियंस का कत्ल ही क्यों ना हो। ये होती है मॉडर्न साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जहां मीडिया, लैंग्वेज और फियर मिलकर सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। अब आप सबको अंदाजा हो गया होगा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किस हद तक किसी भी नेशन को मेंटली कंट्रोल कर सकती है। और मोदी जैसे लीडर्स इसी दिमागी खेल के सहारे अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं। इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत जिंदा रखने के लिए सिर्फ ये टैक्टिक्स नहीं, बॉलीवुड का भी पूरा इस्तेमाल होता है। ऐसी कई फिल्म्स हैं जहां इंडियन आर्मी को हीरो और पाकिस्तानी मुस्लिम्स को विलन दिखाया जाता है। ये कंटेंट दिखा कर इंडियंस को इमोशनली हाईजैक कर लिया गया है और शायद उन्हें खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि जंग से कभी किसी कौम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ तबाही मिली है, लाशें मिली हैं, माओ की गोद खाली हुई है। इसीलिए हमें जंग की खुशी नहीं, उससे बचने की दुआ करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।